हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। यूपीएससी हिंदी द्वारा यूपीपीसीएस प्री 2023 के लिए चलाई गई इस टेस्ट सीरीज की पार्ट 8 को अभी अब डिस्कस किया जा रहा है और पार्ट 8 में जो है इसके पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं। आज की क्लास में हम इसके आगे के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का अगला जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। प्रश्न है कि लोकपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सही है। और कथन देख लेते हैं। ए है लोकपाल का पद एक सांविधिक पद है। बी है प्रधानमंत्री और संसद के सदस्य लोकपाल के क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं। सी है लोकपाल का कार्यकाल 5 वर्ष तथा 65 वर्ष की आयु तक होता है। और डी है उपयुक्त सभी। तो देखेंगे इसमें से जो है कि लोकपाल के संदर्भ में जो है कि सही कथन बताना है और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि लोकपाल का पद जो है एक सांविधिक पद है और यही जो है कि ऑप्शन सही है। देखेंगे लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 जो है संघ के लिए लोकपाल, केंद्र में लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त की स्थापना का प्रावधान करता है। यानी इसके अनुसार जो है कि संघ में लोकपाल होंगे और राज्यों में जो है कि लोकायुक्त की स्थापना का जो है कि ये प्रावधान करता है। और लोकपाल को देखिए तो ये जो है कि एक सांविधिक निकाय है, ना कि संवैधानिक। तो ऑप्शन नंबर ए इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आगे देखिए तो लोकपाल के क्षेत्राधिकार में कौन-कौन आता है। तो इसमें जो है कि प्रधानमंत्री, मंत्री, संसद के जो भी सदस्य हैं, संसद सदस्य, उसी प्रकार हम ग्रुप ए, बी, सी और डी के जो भी अधिकारी हैं वो सभी, केंद्र सरकार के कर्मचारी इत्यादि इसमें जो है कि शामिल होते हैं। तो ये बी क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री और संसद के सदस्य लोकपाल के क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं, तो ये गलत है। इसमें ये सभी शामिल हैं। और सी है कि लोकपाल का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक होता है। तो अगर कार्यकाल को देखें तो लोकपाल जो है संस्था के अध्यक्ष और जो भी उसके सदस्य हैं, उनका जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु तक इनका कार्यकाल होता है। तो इस प्रकार ये भी कथन गलत हो जाएगा और इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और पहला कथन है कि इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना है। और दूसरा कथन है कि ये पूरे देश में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी करता है। अब इसमें बताना है इसमें से कौन सा सही है। ऑप्शन देख लेंगे। ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों और डी है ना तो एक और ना ही दो। और इसमें जो हम देख लेंगे इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि ये दोनों कथन जो हैं वो सही है। देख लेंगे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि नालसा। इसको देखें तो इसका गठन जो किया गया ये विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 इसका गठन जो है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के द्वारा इसका गठन किया गया था, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का। और इसका उद्देश्य जो है ये समान अवसरों के आधार पर जो भी समाज के कमजोर वर्ग हैं उनको निशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करना और जो अगर कोई भी विवाद है तो उनके समाधान के लिए लोक अदालतों की स्थापना करना इसका उद्देश्य है। तो इस प्रकार हम पहला कथन देखेंगे तो ये सही हो जाएगा। और उसी प्रकार इसके विषय में और देखिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो नालसा के मुख्य संरक्षक होते हैं। जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे वो इसके जो है कि संरक्षक होंगे।
और प्रत्येक राज्य में नालसा की नीतियों और जो भी इसके निर्देश हैं, इसको प्रभावी बनाने के लिए तथा राज्य में लोगों को मुफ्त कानूनी सेवाएँ देने के लिए, लोक अदालतों का संचालन करने के लिए एक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन भी किया गया है। और इसको जो है कि प्रत्येक जिलों में विधिक सेवा कार्यक्रमों को लागू करने के लिए इसका गठन किया गया है। तो ये दोनों कथन देखें तो ये दोनों कथन जो है वो सही हो जाएगा और ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला प्रश्न जो है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। मिलान आधारित प्रश्न है। एक तरफ देखेंगे संविधान सभा की समितियाँ दी हुई हैं और दूसरी तरफ जो है कि किसके अंतर्गत थी ये दिया हुआ है। इसको जो है कि मिलान करना है। सबसे पहले इसमें है प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति का जो हो जाएगा सही मिलान वो हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। उसी प्रकार प्रक्रिया के नियम समिति, प्रक्रिया के नियम समिति हो जाएंगे ये जो है राजेंद्र प्रसाद। इससे संबंधित राज्य समिति देखेंगे, राज्य समिति हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। और व्यापार समिति का क्रम जो है कि ये हो जाएगा के.एम. मुंशी का। तो इस प्रकार हम देख लेंगे इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, यानी कि 1 का ए, 2 का डी, 3 का बी और 4 का सी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम देखें भारतीय संविधान सभा के प्रमुख जो समितियां हैं उनके अध्यक्षों को, तो इसमें हम देख सकते हैं मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति, ये वल्लभ भाई पटेल के उसमें थी, वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। उसी प्रकार हम देख सकते हैं प्रांतीय संविधान समिति, ये भी वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। प्रक्रिया के नियम संबंधी समिति जो है राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। राज्य समिति को देख लेंगे तो जवाहरलाल नेहरू। और उसी प्रकार व्यापार समिति का क्रम देख लेंगे तो ये के.एम. मुंशी थे। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधान परिषदों के निर्माण या उन्मूलन का प्रावधान किया गया है। तो राज्यों में विधान परिषदों के निर्माण या उन्मूलन का प्रावधान किया गया है किस अनुच्छेद में। ऑप्शन देखेंगे ए है 168, बी है 169, सी है 170 और डी है 171। और ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी अनुच्छेद जो है कि 169 169 जो है संविधान का अनुच्छेद 169 ये संसद को किसी राज्य में एक परिषद बनाने या समाप्त करने की अनुमति देता है यदि राज्य की विधानसभा उसके लिए जो है एक प्रस्ताव पारित कर देती है तो जो है किसका गठन किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसी प्रकार अनुच्छेद 169 को देखें तो ये जो है कि राज्यों में विधान परिषदों के निर्माण और उन्मूलन का जो है कि प्रावधान करता है। तो राज्यों में विधान परिषदों के निर्माण वो उन्मूलन का प्रावधान करता है। उसी प्रकार 168 को देख लेंगे 168 अनुच्छेद जो है आर्टिकल ये जो है ये राज्यों में विधानमंडलों के संविधान से संबंधित है। राज्यों में जो राज्यों के विधानमंडल से ये संबंधित है अनुच्छेद अनुच्छेद 168। 170 अनुच्छेद को देखें तो यह जो है कि विधानसभाओं की संरचना से संबंधित है, विधानसभा की संरचना। और 171 देखेंगे तो ये विधान परिषदों की संरचना से विधान परिषदों की संरचना से संबंधित है। और इसमें जो है कि राज्यों के विधान परिषदों का निर्माण और उन्मूलन का प्रावधान जो करता है ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है देखेंगे अभिकथन और कारण पर आधारित ये प्रश्न है। अभिकथन देखते हैं। अभिकथन है कि भारतीय राजनीतिक प्रणाली की प्रकृति निरंतरता और परिवर्तन के तत्वों का सम्मिलन है और इसका कारण बताया गया है कि भारतीय राजनीतिक प्रणाली जैसे आधुनिक शैली, पारंपरिक शैली और संत शैली है। और नीचे दिए गए कूट से जो है कि सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन देखेंगे ऑप्शन ए है ए सही है लेकिन आर गलत है। बी है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। सी है ए गलत है लेकिन आर सही है। और डी है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या
नहीं है। और इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। और इसमें देखें तो भारतीय राजनीतिक प्रणाली की प्रकृति जो है निरंतरता और परिवर्तन के तत्वों का एक सम्मिलन है। और ये जो है कि कथन है, तो ये कथन जो है कि बिल्कुल सही है। उसी प्रकार इसका कारण ये बताया गया है कि भारतीय राजनीतिक प्रणाली अ, जैसे कि आधुनिक शैली, पारंपरिक शैली और संत शैली है, तो ये इसका कारण भी सही है और इस प्रकार इस जो है कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, अगला है कि निरपेक्ष तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएनपी जीएनपी यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है, जीएनपी की वृद्धि आर्थिक विकास की ऊंची दर की संकेत नहीं होती है यदि। और इसमें हम ऑप्शन देखेंगे, ए है औद्योगिक उत्पादन कृषि उत्पादन के साथ साथ बढ़ने में विफल रह जाता है। बी है कि कृषि उत्पादन औद्योगिक उत्पादन के साथ साथ बढ़ने में विफल रह जाता है। सी है निर्धनता और बेरोजगारी में वृद्धि होती है और डी है निर्यातों की अपेक्षा आयात तेजी से बढ़ते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन देखेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि निर्धनता और बेरोजगारी में वृद्धि होती है। देखेंगे एक अर्थव्यवस्था में अ, एक तरीके से निरपेक्ष जीएनपी तथा प्रति व्यक्ति जीएनपी में वृद्धि उच्च गरीबी और बेरोजगारी होने पर उच्च स्तर के आर्थिक विकास का जो है कि संकेत नहीं होती है। तो इस प्रकार हम देखेंगे इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होने के बावजूद पूंजी निर्माण के परिणाम स्वरूप उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि किसके कारण नहीं हो पाती है। प्रश्न कह रहा है कि उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी पूंजी निर्माण के परिणाम स्वरूप उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि किस कारण से नहीं हो पाती है। और ए है कमजोर प्रशासनिक मशीनरी, बी है निरक्षरता, सी है उच्च जनसंख्या घनत्व और डी है उच्च पूंजी उत्पादन अनुपात। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा देख लेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि उच्च पूंजी उत्पादन अनुपात। अगर हम पूंजी उत्पाद अनुपात को देखें यानी कि कैपिटल आउटपुट रेशियो, COR कैपिटल आउटपुट रेशियो को, तो ये जो है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में किए गए निवेश के स्तर और सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के बीच के संबंध को स्पष्ट करने के लिए इसको प्रयुक्त किया जाता है। उसी प्रकार COR जो है ये उत्पादन की एक जो है कि इकाई के उत्पादन के लिए इसको पूंजी की माप भी माना जा सकता है। और इस प्रकार देखें तो पूंजी उत्पादन अनुपात की कार्यशील अगर इसकी हम एक तरीके से परिभाषा देखें तो ये कहा जा सकता है कि उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होने के बाद भी यदि पूंजी उत्पादन अनुपात से अधिक है तो पूंजी निर्माण से आउटपुट में उल्लेखनीय जो भी वृद्धि है वो नहीं हो पाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के पंचक क्षेत्र का उदाहरण है। तो देख लेंगे इसमें ऑप्शन, ऑप्शन ए है केंद्रीय मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री के रूप में सेवाएं देना, बी है सैटेलाइट डिजाइन कर रही वैज्ञानिक और अभियंताओं की टीम में काम करना, सी है अपरिष्कृत हीरे को परिष्कृत हीरे में बदलना और डी है फसलें उगाने के लिए जमीन पर बैठना। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा कि पंचक क्षेत्र का उदाहरण, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि केंद्रीय मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री के रूप में सेवाएं देना। अगर हम अर्थव्यवस्था को देखें तो अर्थव्यवस्था के 5 क्षेत्र हैं। अर्थव्यवस्था के 5 क्षेत्र हैं और इसमें सबसे पहले हम देख लेंगे क्वीनरी या फिर पंचक क्षेत्र, क्वीनरी सेक्टर या फिर पंचक क्षेत्र, पंचक क्षेत्र। यहाँ ऐसे देख लेते हैं 5 जो क्षेत्र हैं उसमें पहला हो जाएगा क्वीनरी या फिर पंचक क्षेत्र।
इसमें जो है कि निर्णय लेना शामिल है। इसमें निर्णय लेना शामिल है। उसी प्रकार अगर हम दूसरे क्षेत्र की बात करें तो क्वाटरनरी या फिर इसको जो है कि चतुर्थक क्षेत्र कहा जाता है। चतुर्थक क्षेत्र अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, और इसमें जो है कि ज्ञान और सूचना, संचार, प्रौद्योगिकी, उद्योग आदि पर इसकी बात की जाती है। ज्ञान, सूचना, प्रौद्योगिकी इत्यादि। तीसरा हम अगर इसका क्षेत्र देखें तो इसका तृतीयक क्षेत्र जो है वो सेवा उद्योग है। तृतीयक क्षेत्र जो है वो सेवा उद्योग है। और उसी प्रकार चौथा देखेंगे कि द्वितीयक क्षेत्र। तो द्वितीयक क्षेत्र का अर्थ है कि कच्चे माल को तैयार करके उत्पादों में परिवर्तित करना। द्वितीयक क्षेत्र ये है कच्चे माल से उत्पादक तैयार करना। और माल से तैयार कच्चे माल को जो है कि तैयार उत्पाद जो है कि उत्पादों को तैयार करना। और उसी प्रकार हम इसमें जो है कि प्राथमिक क्षेत्र को देखेंगे तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो आता है ये प्रकृति से कच्चा माल निकालना। प्रकृति से कच्चा माल निकालना। तो इस प्रकार हम देखेंगे ये कुल 5 क्षेत्र हैं। प्राथमिक क्षेत्र यानी प्रकृति से ये सबसे पहले कच्चा माल निकलेगा। द्वितीयक क्षेत्र में जो है कि कच्चा माल जो है कि उत्पाद के रूप में बनेगा। तृतीयक क्षेत्र जो आ जाएगा वो सेवा का क्षेत्र आ जाएगा। चतुर्थक क्षेत्र जो होगा ये ज्ञान, सूचना और प्रौद्योगिकी से संबंधित होगा। और जो पंचक क्षेत्र है ये जो है कि निर्णय लेने से संबंधित होगा। तो ये 5 जो है कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं। इसी प्रकार जो पंचक क्षेत्र है, ये जो है जो क्वीनरी सेक्टर है, ये जो है कि कैबिनेट मंत्री के रूप में सेवाएँ देने में उच्च निर्णय लेना जो है कि इसमें शामिल होता है। उसी प्रकार हम देखें अन्य ऑप्शन को, इसमें हम अन्य ऑप्शन को देख लेंगे, तो उपग्रहों को डिज़ाइन करने वाले वैज्ञानिक और अभियंताओं जो भी इंजीनियर हैं, उनकी एक टीम में काम करने के लिए अच्छा ज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल है। अतः इसको हम देखें तो ये जो है कि चतुर्थक श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार हम इसको देख लेंगे, ये चतुर्थक श्रेणी में आता है। उसी प्रकार देखें तो एक अपरिष्कृत हीरे को परिष्कृत हीरे में बदलने के लिए कच्चे माल को तैयार उत्पाद में बदलने का कौशल चाहिए। और अतः हम इसको देखें तो ये जो है कि द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। और इसमें डी देख लेंगे कि फसलें उगाने के लिए ज़मीन तैयार करना। तो फसलें उगाने के लिए अपनी भूमि तैयार करना जो है कि प्राथमिक गतिविधि का उदाहरण है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे और पंचक क्षेत्र का जो उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी? और इसमें हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है 26 नवंबर 1963, बी है 2 दिसंबर 1964, सी है 14 जनवरी 1973 और डी है 23 मार्च 1974। और इसमें हम देख लेंगे जो ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 26 नवंबर 1963 को जो है कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना की गई थी। और अ, इसको हम देखें तो भारत में लोग जो है वो भारी संख्या में बचत किया करते थे और इन बचतों को एकत्रित करके एक प्रकार से प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए इस भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना की गई थी। और ये क्या करता है, ये लोगों की बचत जो भी बचतें होती हैं उनको एकत्रित करके उन्हें उन्हें जो है कि यूनिट बिक्री करता है। इनको जो है कि यूनिट बिक्री करता है। एवं उनका उपयोग जो है कि उद्योगों में निवेश हेतु करता था। जो इनकी बचतें होती थी उनका उपयोग इसके द्वारा उद्योगों में निवेश हेतु किया जाता था। इस प्रकार औद्योगिक वित्त का सृजन होता था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न। अगला प्रश्न है कि स्फीतिकारी प्रवृत्ति को रोकने हेतु निम्नलिखित में से किन कदमों को उठाना आवश्यक है? और ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन है मौद्रिक उपाय, दूसरा है राजकोषीय नीति, तीसरा है खाद्यान्नों का सार्वजनिक वितरण और चौथा है लक्षित मुद्रास्फीति दर।
और ऑप्शन देख लेंगे विकल्प, तो ए है केवल 1 और 2, बी है 3 और 4, सी है 1, 2, 3 और डी है उपरोक्त सभी। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। अ, देखेंगे स्फीतिकारी प्रवृत्तियों को रोकने हेतु मौद्रिक उपाय, राजकोषीय नीति, खाद्यान्नों का सार्वजनिक वितरण, लक्षित मुद्रास्फीति दर आदि, ये सभी जो है ये एक आवश्यक कदम है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है पीएम स्वनिधि योजना से संबंधित। तो देखेंगे पीएम स्वनिधि योजना क्या है। ए है कि कृषि साख में वृद्धि हेतु शुरू की गई एक योजना है। बी है महिला उद्यमियों की सहायता हेतु शुरू की गई एक योजना है। सी है पहाड़ी क्षेत्रों के बेरोजगार युवाओं की मदद हेतु शुरू की गई एक योजना है। और डी है देश के स्ट्रीट वेंडर्स को लाभान्वित करने हेतु शुरू की गई एक योजना है। और पीएम स्वनिधि योजना के बारे में देखें तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखेंगे देश की स्ट्रीट वेंडर्स को लाभान्वित करने के लिए जो है कि पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई है। और इसके तहत शहरी क्षेत्रों के 50 लाख से अधिक शहरी क्षेत्रों के से अधिक जो है कि जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको लाभ पहुंचाने का लक्ष्य इसमें रखा गया है, जिसमें आसपास के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी शामिल हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला जो प्रश्न है कि घरेलू उद्योगों को व्यापक संरक्षण, आयातों और विदेशी निवेश पर प्रत्यक्ष नियंत्रण तथा विनिमय दरों को अवास्तविक स्तर तक ऊंचा रखने की नीति क्या कहलाती है। ऑप्शन इसमें देख लेंगे। ए है राजकोषीय नीति, बी है आयात प्रतिस्थापन नीति, सी है विदेशी विनिमय दर प्रबंधन और डी है बाह्य उन्मुख नीति। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखेंगे घरेलू उद्योगों को व्यापक संरक्षण, आयातों और विदेशी निवेश पर प्रत्यक्ष नियंत्रण तथा विनिमय दरों को अवास्तविक स्तर तक जो है कि ऊंचा रखने की जो नीति कहलाती है, ये आयात प्रतिस्थापन नीति कहलाती है। तो ऑप्शन बी इस प्रकार सही है। विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अल्पविकसित देशों द्वारा जो है कि कई नीतियों को प्राथमिकता दी गई थी, जिसके तहत जो है कि आयात प्रतिस्थापन नीति को भी अपनाया गया था। अगला हम देखेंगे अगला प्रश्न। अगला है मेघदूत पुरस्कार किस विभाग से संबंधित है। प्रश्न है कि मेघदूत पुरस्कार किस विभाग से संबंधित है। और इसमें हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है डाक विभाग, ऑप्शन बी है रेल विभाग, ऑप्शन सी है कृषि विभाग और ऑप्शन डी है पर्यावरण विभाग। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि डाक विभाग। देखेंगे मेघदूत पुरस्कार जो है ये डाक विभाग के कर्मचारियों को अच्छे प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। और ये समग्र प्रदर्शन और उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर डाक विभाग का देखें तो ये जो है कि सर्वोच्च पुरस्कार है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी ये 1984 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। और ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन है 1947, बी है 1957, सी है 1967 और डी है 1987। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी 1947 में। देखेंगे वर्ष 1947 में भारत में कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना हुई थी। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्रथम प्रथम पंचवर्षीय योजना में इसे 3 अलग-अलग बोर्डों में भी बाँटा गया था। तो 3 इसको अलग-अलग बोर्ड में बाँटा गया। सबसे पहले इसमें देखेंगे अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड, अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड। इसमें जो है कि दूसरा जो हो जाएगा अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड, हस्तशिल्प बोर्ड। और इसमें जो तीसरा था ये अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी व ग्रामोद्योग
बोर्ड। तो इस प्रकार जो है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है कि इसे 3 अलग-अलग बोर्डों में विभाजित किया गया था, कुटीर उद्योग बोर्ड को, और इसकी स्थापना जो की गई थी ये 1947 में की गई थी। अगला हम देखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन-सा उपबंध धन विधेयक संबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है? और ऑप्शन इसमें हम देख लेंगे। ए है कर, बी है उधार या ऋण, सी है संचित निधि तथा आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, और डी है जुर्माने अथवा अर्थदंड। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी जुर्माना अथवा अर्थदंड। देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, और इसमें जो है कि संचित निधि एवं आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध शामिल हैं, जबकि जुर्माने अथवा अर्थदंड से संबंधित उपबंध इसमें शामिल नहीं है। और इसमें अगर हम देखें तो इसमें कर और ऋण ये भी शामिल है, तथा संचित निधि और आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा भी इसमें शामिल है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन देखेंगे। ए है 35वां, बी है 36वां, सी है 37वां और डी है 38वां। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 37वां। देखेंगे आईएमडी इसको कहते हैं प्रबंधन विकास संस्थान। ये जो है स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में है। तो आईएमडी जो है ये स्विट्जरलैंड में स्थित एक स्विस फाउंडेशन है, और इसी संस्थान के द्वारा विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक जारी किया जाता है। और 2022 में भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है वो 37वां स्थान प्राप्त हुआ है, और पिछले वर्ष देखें तो इस सूचकांक में भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ था वो 43वें स्थान पर भारत था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एकीकृत बाल विकास योजना यानी आईसीडीएस की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? और ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन है 1965, बी है 1975, सी है 1985 और डी है 1995। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 1975। देखेंगे एकीकृत बाल विकास योजना की शुरुआत जो की गई थी वो 1975 में की गई थी, और इसकी शुरुआत जो की गई थी वो 6 वर्ष से कम उम्र वर्ग के बच्चों के विकास, यानी कि इनके विकास में आ जाता है, जैसे कि इनके स्वास्थ्य पर ध्यान, इनके पोषण, इनके शिक्षा हेतु जो बच्चे 6 वर्ष से कम के हैं, उनके लिए इसकी स्थापना की गई थी। और इस योजना का जो उद्देश्य था, वो शिशु मृत्यु दर एवं बाल कुपोषण को कम करना था, तथा पूर्व विद्यालयी शिक्षा प्रदान करना था, जो कि विद्यालय जाने से पूर्व दी जाती है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला देखेंगे, वाइड शिपिंग के संदर्भ में है। तो प्रश्न ये कह रहा है कि वाइड शिपिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और पहला जो कथन है इससे संबंधित कि यह गैर सैन्य वाणिज्यिक जहाजों की पहचान और आवाजाही के बारे में अग्रिम सूचनाओं को साझा करने और आदान प्रदान करने से संबंधित है। और दूसरा है भारतीय नौसेना का सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र गुरुग्राम वाइड शिपिंग समझौते के लिए मॉडल केंद्र है। दोनों कथन हम इसमें देखेंगे और कौन सा सही है। विकल्प देख लेंगे। ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों, और डी है ना तो एक और ना ही दो। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ये दोनों कथन जो हो जाएंगे वो सही हो जाएंगे। देखेंगे वाइड शिपिंग का जो अर्थ है, इसका अर्थ है कि गैर सैन्य वाणिज्यिक जहाजों की पहचान और आवाजाही के बारे में अ, अग्रिम सूचनाओं को साझा करना और आदान-प्रदान करना। तो इस प्रकार पहला कथन तो ये सही है। अम, उसके बाद देखें तो व्हाइट शिपिंग समझौते के बाद जो है अ, सफ़ेद जहाज़ों के बारे में आपसी डेटा जो है साझा किया जाता है, और भारतीय नौसेना जो है इंडियन नेवी का जो सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र है वो गुरुग्राम व्हाइट शिपिंग समझौते के लिए मॉडल केंद्र है।
इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला हम देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। और इसमें ऑप्शन है ए एडम स्मिथ, बी है मार्शल, सी है कीन्स और डी है रॉबिन्स। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि मार्शल। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो पुस्तक है ये मार्शल के द्वारा लिखी गई है। और एडम स्मिथ के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? इनके द्वारा वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट यानी जीएफएसआर कौन जारी करता है? और ऑप्शन ए है विश्व बैंक, बी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ, सी है विश्व व्यापार संगठन और डी है संयुक्त राष्ट्र। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। देखेंगे वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो है ये वैश्विक वित्तीय प्रणाली और बाजारों का मूल्यांकन प्रदान करती है। और इसके साथ ही साथ वैश्विक संदर्भ में उभरते बाजार के अम, उभरते हुए बाजार को जो है कि वित्त पोषण से भी ये संबंधित है। और ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अम, के द्वारा जो है कि इसको जारी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि कोई व्यक्ति वर्ष के आधे से अधिक दिनों तक रोजगार नहीं प्राप्त कर पाता, तो उसे क्या माना जाता है? और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है प्रच्छन्न बेरोजगारी, बी है सामान्य स्थिति का बेरोजगार और सी है पूर्ण बेरोजगार और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वर्ष के आधे से अधिक दिनों तक अगर उसको रोजगार ना मिले तो अ, इसको जो है कि सामान्य स्थिति का बेरोजगार कहा जाता है और ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखेंगे यदि किसी भी आदमी को किसी भी व्यक्ति को वर्ष के आधे से अधिक दिनों तक अर्थात हम कह सकते हैं 183 दिनों तक रोजगार अगर प्राप्त नहीं हो पाता है तो उसे सामान्य स्थिति का बेरोजगार माना जाता है। उसी प्रकार प्रच्छन्न बेरोजगार क्या है? तो प्रच्छन्न बेरोजगार जो है कि ऐसे व्यक्तियों को माना जाता है जो ऐसे काम में लगे हुए हैं जिनमें उनका सीमांत जो उत्पादन है वो शून्य है। यानी यदि इन्हें काम से हटा भी दिया जाए तो उत्पादन पर जो है कि किसी प्रकार का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसको जो है कि प्रच्छन्न बेरोज़गारी कहते हैं। अगला हम देखेंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और पहला कथन है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1976 के तहत की गई थी। और दूसरा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना वर्ष 1976 में की गई थी। और कौन सा इसमें से सही है? ऑप्शन देख लेंगे। ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों और डी है ना तो एक और ना ही दो। और इसमें अगर हम देखें तो ये दोनों जो कथन हो जाएँगे वो गलत हो जाएँगे और ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखेंगे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जो स्थापना की गई है, ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के तहत की गई है। तो हम देख लेंगे कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1976 के तहत नहीं, बल्कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के तहत की गई है, तो पहला कथन गलत हो जाएगा। उसके बाद हम देखें तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जो स्थापना की गई थी, ये 1976 में नहीं, 1975 में की गई थी। तो इस प्रकार ये दोनों कथन जो हो जाएँगे, वो गलत हो जाएँगे। अगला है उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और पहला जो कथन है कि इस योजना के अंतर्गत राज्य के प्रतिभावान कलाकारों और साहित्यकारों को सम्मानित किया जाता है। और दूसरा ये है कि इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष जो है अधिकतम 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। और इसमें से कौन-सा कथन जो है कि सही है? विकल्प ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों और डी है ना तो 1 और ना ही 2।
और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, तो देखेंगे तो ये दोनों कथन जो है कि उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान के संदर्भ में सही हो जाएंगे। पहला ये कह रहा है कि इस योजना के अंतर्गत राज्य के प्रतिभावान कलाकारों और साहित्यकारों को सम्मानित किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन भी सही है, क्योंकि इस योजना के अंतर्गत जो है प्रत्येक वर्ष अधिकतम 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा तथा सम्मानित प्रत्येक व्यक्ति को जो है कि 11 लाख रुपए की 11 लाख रुपए की सम्मान राशि भी प्रदान की जाएगी। तो ये दोनों कथन जो हो जाएँगे वो सही हो जाएँगे। नेक्स्ट है अगला ट्राइफेड के संदर्भ में। तो ट्राइफेड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि ट्राइफेड का गठन 1985 में जनजातीय कार्य मंत्रालय के तत्वाधान में राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में किया गया था। और दूसरा है इसे बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 1984 के तहत पंजीकृत किया गया था। और इसमें से कौन से कथन सही हो जाएंगे? इन दोनों में से ट्राइफेड के संदर्भ में। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी दोनों कथन जो हो जाएंगे इसके संदर्भ में सही हो जाएंगे। अगर ट्राइफेड का गठन देखें तो इसका गठन जो है कि वर्ष 1985 में जनजातीय कार्य मंत्रालय के तत्वाधान में राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में किया गया था, तो पहला कथन सही है। और दूसरा देखें तो इसे बहुराज्य सरकारी समिति अधिनियम 1984 के तहत इसको जो है कि पंजीकृत किया गया था, तो दोनों कथन इसमें सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है अगला है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पहला कह रहा है कि 103वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। दूसरा है कि अनुच्छेद 15 सरकार को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए पदों की आरक्षित करने की अनुमति देता है। और तीसरा है लाभार्थी की पहचान सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना के आधार पर की जाती है। और इस संदर्भ में देखें तो इस कौन सा कथन सही है? ए है केवल 1 और 2, बी है केवल 1, सी है केवल 3 और डी है 1, 2 और 3। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी इस संदर्भ में देखें जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उनके लिए अगर हम देखें तो केवल ऑप्शन नंबर बी यानी केवल पहला जो कथन इसमें हो जाएगा वो सही हो जाएगा। देखेंगे 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 जो है ये केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। और ये जो है कि शैक्षणिक संस्थानों एवं निजी शिक्षण संस्थानों में और निजी शिक्षण संस्थानों में भी जो कि अल्पसंख्यक जो शिक्षण संस्थान है उनको छोड़ दिया जाए। और सरकारी नौकरियों में भी समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 10% का आरक्षण का प्रावधान करता है, तो पहला कथन ये सही हो गया। दूसरा कथन कह रहा है कि अनुच्छेद 15 जो है सरकार को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए पदों को आरक्षित करने की अनुमति देता है। तो संविधान के अनुच्छेद 15 को देखें तो ये जो है कि किसी भी नागरिक के विरुद्ध धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का ये प्रतिषेध करता है। और तो इस प्रकार और जो ये कथन ये दिया हुआ है दूसरा कथन ईडब्ल्यूएस के संदर्भ में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के आरक्षण के संदर्भ में, तो इस संदर्भ में जो है कि ये कथन गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर देखें तो संविधान का अनुच्छेद 16 जो है वो किसी भी सरकारी कार्यालय में रोजगार में जो है कि भेदभाव पर रोक लगाता है। हालांकि सरकार जो है कि नागरिकों के किसी पिछड़े हुए वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है। और ये जो उपयुक्त अधिनियम दिया गया है इसके द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों के लिए कुल पदों का 10% जो है कि आरक्षित रखने के लिए अनुच्छेद 16 में संशोधन भी किया गया है। तो इस प्रकार ये जो कथन हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। और तीसरा ये कह रहा है कि लाभार्थी की पहचान सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना के आधार पर की जाती है, तो ये जो है कि गलत है। क्योंकि अगर हम इसमें देखें तो जो केंद्र सरकार है ये परिवार की आय और आर्थिक वंचना के अन्य संकेतकों के आधार पर नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को इसमें जो है कि अधिसूचित करती है, ना कि सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना के आधार पर। ये जो है कि परिवार की आय और जो भी आर्थिक स्थिति है उसके आधार पर नागरिकों को जो है कि इसमें शामिल करेगी। तो 2 कथन ये गलत हो जाएंगे, केवल 1 जो है सही हो जाएगा। अगला हम प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि चक्रीय अर्थव्यवस्था की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
और पहला जो कथन इसमें कह रहा है, पहला कथन है कि ये एक चक्रीय अर्थव्यवस्था प्रणाली के भीतर पोषक तत्वों के प्रवाह को प्रोत्साहित करके प्राकृतिक पूंजी का संवर्धन करती है। और दूसरा है कि यह अर्थव्यवस्था में संसाधनों के नवीनीकरण की अवधारणा पर आधारित है। चक्रीय अर्थव्यवस्था की अवधारणा के संदर्भ में देखें तो इसमें से कौन-सा सही है? ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों और डी है ना तो 1 और ना ही 2। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ये दोनों जो कथन हो जाएँगे वो सही हो जाएँगे। अगर चक्रीय अर्थव्यवस्था को देखें तो ये जो है अ, क्लोज़्ड लूप के आधार पर, जिसको हम बंद परिपथ भी कह सकते हैं, उस पर आधारित जो है कि एक आर्थिक प्रणाली है, जिसमें कच्चे माल, घटकों और उत्पादकों के मूल्य को कम करने का प्रयास किया जाता है तथा जो भी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं, उनका उपयोग इसमें किया जाता है। और इस चक्र के भीतर है, इस चक्र के भीतर जो है पोषक तत्वों के प्रवाह को प्रोत्साहन और मिट्टी और जो भी अन्य जीवित जो प्रणालियाँ हैं, उनके जो है कि अ, उनके पुनरुद्धार के लिए कह सकते हैं कि परिस्थितियों का निर्माण करके प्राकृतिक पूंजी को इसके द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। तो ऑप्शन ए पहला जो है कि सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि अर्थव्यवस्था में संसाधनों के नवीनीकरणीय की अवधारणा पर आधारित है। तो इसको हम देखें तो ये चक्रीय अर्थव्यवस्था जो है उत्पादों, घटकों और अ, जो भी सामग्रियाँ हैं उनको एक चक्र में रखने के लिए और अर्थव्यवस्था में योगदान देने के लिए, उसके नवीनीकरण के लिए, उसके पुनर्चक्रण के लिए जो है डिज़ाइनों पर जोर देती है। तो ये दोनों जो कथन हो जाएँगे ये इसके चक्रीय अर्थव्यवस्था के संबंध में सही हो जाएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला है कि राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही है। और ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन है ये पहले अस्वीकार के अधिकार की शुरुआत करती है। दूसरा इसमें अंतरपीढ़ी समता की अवधारणा का उल्लेख है। और तीसरा है सी, यह नीति तटीय जलमार्गों के उपयोग पर जोर देती है और डी है उपरोक्त सभी। तो राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 के संदर्भ में देखें तो इसमें से कौन-सा सही सही हो जाएगा? और इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी अगर इन तीनों को देखें तो ये तीनों जो कथन है ये राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 के बारे में सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम देखेंगे सूक्ष्म लघु लघु एवं मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई के संदर्भ में। तो एमएसएमई क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसमें जो पहला कथन है, यह क्षेत्र समावेशी विकास को प्रोत्साहित करता है। दूसरा है इसमें भारत के वैश्विक निर्यात को बढ़ावा देने की क्षमता है। और तीसरा है अपनी पूंजी गहन प्रकृति के कारण इसे कड़ी वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। और इसके एमएसएमई के संदर्भ में इसमें से कौन-सा कथन सही है? ऑप्शन है ए केवल 1, बी है केवल 1 और 2, सी है 2 और 3 और डी है 1 और 3। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी केवल 1 और 2 इसमें सही हैं। और पहला कथन इसमें क्या कह रहा है कि यह क्षेत्र समावेशी विकास को प्रोत्साहित करता है। तो देखेंगे ग्रामीण, शहरी तथा जो रू-अर्बन क्षेत्र हैं, उनमें जो है कि इन उद्योगों द्वारा कम समय में बड़े पैमाने पर रोज़गार सृजन किया जा सकता है। और इसमें जो है जो एमएसएमई है, एमएसएमई का जो क्षेत्र है वो भारत में समावेशी विकास के लिए सबसे उपयोगी वाहन है तथा इसको एमएसएमई क्षेत्र को विभिन्न राज्यों में समान रूप से वितरित किया गया है। तो इस प्रकार देखेंगे तो पहला कथन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है कि वैश्विक निर्यात को बढ़ावा देने की क्षमता है। तो देखेंगे एमएसएमई क्षेत्र में समग्र विकास और बड़े उद्योगों की तुलना में बहुत अधिक है। इसमें विकास जो है बड़े उद्योगों की तुलना, श्रम पूँजी का अनुपात बड़े उद्योगों की तुलना में इसमें बहुत अधिक है तथा ये अनुमान लगाया जाता है कि मूल्य के संदर्भ में इस क्षेत्र का विनिर्माण उत्पादन जो है लगभग 45 % और देश के कुल निर्यात में इसका जो हिस्सा हो जाएगा वो 40% का हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ये दोनों कथन जो है इसके संदर्भ में सही हो जाएँगे।
तीसरा कथन कह रहा है कि अपनी पूंजी गहन प्रकृति के कारण इसे कड़ी वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। तो इसमें हम देखेंगे तो ये एक जो है कि पूंजी गहन क्षेत्र नहीं है, अर्थात जो एमएसएमई है इसकी समृद्धि के लिए कम पूंजी की आवश्यकता होती है और इस क्षेत्र को जो है कि चीन से आयातित सामान से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ एक मजबूत विनिर्माण आधार है और श्रम संबंधी अनुपालन है और दायित्व जो है कि कम है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अब ये जो तीसरा कथन हो जाएगा इस प्रकार ये गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है जीडीपी अपस्फीति कारक यानी जीडीपी डिफ्लेटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है यह अर्थव्यवस्था में उत्पादित केवल वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन को मापता है। बी है ये सीपीआई सूचकांक की तुलना में अधिक व्यापक मुद्रास्फीति माप संकेतक है। सी है ये चालू कीमतों पर जीडीपी और स्थिर कीमतों पर जीडीपी का अनुपात है। और डी है ये किसी वर्ष की वास्तविक आर्थिक गतिविधियों की किसी अन्य वर्ष से तुलना करने में सहायता करता है। तो देख लेंगे जीडीपी अपस्फीति कारक को और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी यह जो है अर्थव्यवस्था में उत्पादित केवल वस्तुओं की कीमतों के परिवर्तन को मापता है। इसमें हम देख लेते हैं जीडीपी अपस्फीति कारक को। तो इसको देखें तो यह जो है कि एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी वस्तुओं के साथ ही सेवाओं की कीमतों में भी परिवर्तन का मापन करता है। तो पहला इसमें जो है इसमें प्रश्न को अगर देखें तो इसमें कह रहा है कि इसमें से कौन-सा कथन सही नहीं है और ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ये पहला कथन जो है ये जीडीपी अपस्फीति कारक के संदर्भ में सही नहीं है। और इसमें हम देखें तो ये कह रहा है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादित केवल वस्तुओं की कीमतों को परिवर्तन को मापता है, तो ऐसा नहीं है। अगर इसको देखें जीडीपी डिफ्लेटर को तो ये जो है एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी वस्तुओं के साथ ही साथ सेवाओं की भी कीमतों को मापता है। इस कारण ये जो कथन हो जाएगा वो गलत हो जाएगा और इसमें कौन-सा सही नहीं है पूछा है तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अन्य ऑप्शन को भी देखें तो देखेंगे कि मुद्रास्फीति को मापने के लिए जीडीपी अपस्फीति कारक सीपीआई सूचकांक की तुलना में अधिक व्यापक संकेतक है, क्योंकि ये वस्तुओं की जो है एक निश्चित बास्केट पर ये आधारित नहीं है। इस कारण इसमें दूसरा जो कथन हो जाएगा ये सही हो जाएगा। उसके बाद है कि जीडीपी अपस्फीति कारक जो है कि चालू कीमतों पर जीडीपी और स्थिर कीमतों पर जीडीपी का अनुपात है। तो ऑप्शन सी भी सही हो जाएगा और यह किसी वर्ष की वास्तविक आर्थिक गतिविधियों की किसी अन्य वर्ष से तुलना करने में सहायता करता है। तो देखेंगे तो किन्हीं 2 वर्षों के दौरान अगर कीमतों में परिवर्तन हो गया है तो जीडीपी की 2 अलग-अलग वर्षों से तुलना करने पर एक देख सकते हैं कि एक भ्रामक तरीके का परिणाम प्राप्त हो सकता है। इसलिए किन्हीं 2 वर्षों की वास्तविक आर्थिक गतिविधियों के स्तर पर सुधार करने के लिए या फिर गतिविधियों के स्तर पर उनकी तुलना करने के लिए अर्थशास्त्रियों द्वारा जो है कि जीडीपी डिफ्लेटर का उपयोग भी किया जाता है। तो ये बी, सी, डी ये तीनों जो है कि सही हो जाएँगे और ऑप्शन ए इसका जो है कि गलत हो जाएगा। और गलत प्रश्न ही पूछा है कि इसमें से कौन-सा सही नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण यानी आईटीएटी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और पहला कथन है कि ये एक अर्ध न्यायिक निकाय है और दूसरा है कि आईटीएटी द्वारा पारित आदेश अंतिम होता है, किंतु विधि से संबंधित किसी महत्वपूर्ण प्रश्न के निर्धारण के लिए उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। और इसके संदर्भ में हम देखें आईटीएटी के संदर्भ में और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन देख लेते हैं पहले विकल्पों को। तो ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों और डी है ना तो 1 और ना ही 2। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखेंगे आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण जो है ये एक अर्ध न्यायिक संस्था है जिसे वर्ष 1941 में आयकर अधिनियम आयकर अधिनियम 1922 की धारा 5 है। यहाँ हम इसको लिख देंगे। ये एक अर्धन्यायिक निकाय है। ये जो है कि सही हो जाएगा और आगे इसमें हम देखें तो इसे जो है कि
1941 में 1941 में आयकर अधिनियम 1922 की धारा 5 ए के तहत जो है कि स्थापित किया गया था। और आगे देखें तो इसको जो है कि मदर ट्रिब्यूनल भी कहा जाता है, जो देश का सबसे पुराना अधिकरण है। और यह जो है कि प्रत्यक्ष कर अधिनियम जैसे आयकर अधिनियम 1961 के तहत की गई अपील के संबंधित मामले की भी सुनवाई करता है। और दूसरा कथन इसके संदर्भ में देखें तो आईटीएटी द्वारा पारित आदेश अंतिम होता है, किंतु विधि से संबंधित किसी महत्वपूर्ण प्रश्न के निर्धारण के लिए उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। तो इसको हम देखें तो इसके द्वारा जो दिया गया निर्णय होता है वो अंतिम माना जाता है, लेकिन फिर भी यदि दिए गए निर्णय को लेकर कोई महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है तो इसको जो है कि हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। तो इस प्रकार ये दोनों कथन जो हो जाएगा वो इसके संदर्भ में सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला जो प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि मुद्रास्फीति से संबंधित कथनों पर विचार करें। और पहला कथन ये कह रहा है कि जो कोर मुद्रास्फीति है उसमें खाद्य पदार्थों और ईंधन की कीमतों में परिवर्तन को शामिल किया जाता है। और दूसरा है कि हेडलाइन मुद्रास्फीति में परिवर्तनशील कीमतों वाली मदों विशेष रूप से खाद्य और ऊर्जा को शामिल किया जाता है। और इसमें देख लेंगे इसमें से कौन सा कथन सही है। ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों, और डी है ना तो एक और ना ही दो। और इसके मुद्रास्फीति के संदर्भ में देखें तो ये जो है दोनों कथन जो गलत हो जाएंगे। और ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो। इसमें पहला कह रहा है कि कोर मुद्रास्फीति में खाद्य पदार्थों और ईंधन की कीमतों में परिवर्तन को शामिल किया जाता है। ये जो है कि गलत है, क्योंकि कोर मुद्रास्फीति को जो है कोर मुद्रास्फीति को देखें तो इसके विपरीत हेडलाइन मुद्रास्फीति में खाद्य पदार्थों और ईंधन की कीमतों में परिवर्तन को ध्यान रखा जाता है, ना कि कोर मुद्रास्फीति में। इस कारण ये जो है कि गलत हो जाएगा। उसी प्रकार हम देखेंगे अ, अग, अग, कोर मुद्रास्फीति में क्या-क्या शामिल किया जाता है तो कोर मुद्रास्फीति को मुख्य मुद्रास्फीति के रूप में भी जाना जाता है। और कोर मुद्रास्फीति के मापन में अस्थिर जो मूल्य वाली जो जो भी चीज़ें हैं उनको शामिल नहीं किया जाता है। और विशेष रूप से इसमें देखें तो इसको विशेष रूप से खाद्य पदार्थों और अ, ईंधन को इसमें जो है ईंधन आदि में होने वाले जो भी इनकी कीमतों में होने वाले परिवर्तन हैं, उसमें इसको शामिल नहीं किया जाता है कोर मुद्रास्फीति में। तो इस प्रकार ये पहला गलत हो जाएगा। और दूसरा है कि हेडलाइन मुद्रास्फीति में परिवर्तनशील कीमतों वाली मदों विशेष रूप से खाद्य और ऊर्जा को शामिल नहीं किया जाता है। तो देखेंगे हेडलाइन मुद्रास्फीति में ही खाद्य पदार्थों और ईंधन की कीमतों में परिवर्तन को ध्यान में रखा जाता है। और इसमें अर्थव्यवस्था के भीतर जो है कि इसके सभी पहलुओं को शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार ये जो है कि गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है कि शामिल नहीं किया जाता है, जबकि ये जो है कि सही है कि हेडलाइन मुद्रास्फीति में परिवर्तनशील कीमतों वाली मदों विशेष रूप से खाद्य और ऊर्जा को शामिल किया जाता है। दोनों कथन इसमें गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि भारत की क्रय शक्ति क्षमता आधारित सकल घरेलू उत्पाद यानी पीपीपी जीडीपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि पीपीपी जीडीपी विभिन्न देशों में जीवन की गुणवत्ता की तुलना करता है। और दूसरा है पीपीपी जीडीपी के संदर्भ में भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। विकल्पों को इसमें हम देख लेंगे। इसमें जो विकल्प दिए हुए हैं कि कौन-सा सही है। और ऑप्शन है ए केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों, और डी है ना तो 1 और ना ही 2। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा देखेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि केवल पहला कथन इसके संबंध में सही है। अम, पहला कथन है कि पीपीपी जीडीपी विभिन्न देशों में जीवन की गुणवत्ता की तुलना करता है। तो इसमें हम देखें तो पीपीपी जो है, पीपीपी जो पद्धति है वो आय को कीमतों के अनुसार उसको जो है कि अनुकूलित करने में ये हेल्प करता है, जिससे कि कीमतों तथा आय में भारी अंतर वाले देशों के बीच एक सार्थक तुलना
की जा सके, तो जीवन की गुणवत्ता की ये तुलना करता है। कथन ए जो है कि ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि पीपीपी जीडीपी के संदर्भ में भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो पीपी के संदर्भ में देखें तो पीपीपी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डॉलर की तुलना में किसी मुद्रा का वास्तविक मूल्य जो है वो पता चलता है। और भारत का वर्तमान पीपीपी जीडीपी अगर हम देखें तो लगभग जो है 10.51 ट्रिलियन डॉलर है। और इस मामले में जो है कि ये विश्व में तीसरे स्थान पर है, ना कि 5वें स्थान पर। यह सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका जो यूएस से है और चीन से भारत पीछे है, और ये तीसरे स्थान पर है, ना कि 5वें स्थान पर। इस कारण पहला जो इसमें ऑप्शन हो जाएगा गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा और दूसरा ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, दूसरा कथन। और इसमें विकल्प जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे मौद्रिक नीति समिति के बारे में, एमपीसी। उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ए है ये आरबीआई की मानक यानी बेंचमार्क ब्याज दरों का निर्धारण करती है। बी है ये 12 सदस्यीय निकाय है जिसमें आरबीआई के गवर्नर शामिल हैं तथा प्रत्येक वर्ष इसका पुनर्गठन किया जाता है। सी है ये केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करती है। और डी है उपयुक्त सभी। और इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि मौद्रिक नीति समिति जो है ये आरबीआई की मानक बेंचमार्क ब्याज दरों का निर्धारण करती है। देखेंगे वित्त अधिनियम 2016 द्वारा जो है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में संशोधन के माध्यम से मौद्रिक नीति समिति का गठन किया गया था। और एमपीसी को निर्दिष्ट लक्ष्य के स्तर के अंतर्गत देखें तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक बेंचमार्क नीति दर जो है यानी कि जिसको रेपो रेट कह सकते हैं उसको जो है कि निर्धारित करने का काम इसको सौंपा गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। और इसमें हम देखें तो प्रावधानों के अनुसार एमपीसी की जो बैठकें होती हैं वो वर्ष में कम से कम 4 बार आयोजित की जाएंगी। और प्रत्येक बैठक के बाद जो है अपने निर्णय को ये प्रकाशित करेंगी। आरबीआई अधिनियम के अगर प्रावधानों को देखें तो यह जो है कि 6 सदस्यीय समिति होगी। प्रत्येक जो है कि देखिए प्रत्येक वर्ष में कम से कम 4 बार इसकी बैठकें होंगी। और ये जो होगी कि ये 6 सदस्यीय समिति होगी। 6 सदस्यीय समिति होगी जिसके 3 सदस्य आरबीआई से होते हैं और एमपीसी के अन्य 3 सदस्य होते हैं। अन्य जो 3 सदस्य होते हैं ये केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो कुल 6 सदस्य यानी कि 3 सदस्य जो इसमें हो जाएंगे ये जो है कि आरबीआई से हो जाएंगे और बाकी के जो 3 सदस्य होंगे वो जो है केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। केंद्र सरकार के होंगे। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये बी इसमें कह रहा है कि ये 12 सदस्यीय निकाय है, तो ये जो कथन हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। और सी कह रहा है कि केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करती है। तो देख लेंगे कि ये जो है कि किसकी अध्यक्षता में कार्य करती है। इसमें हम देखें तो आरबीआई का जो गवर्नर होता है वो एमपीसी का पदेन अध्यक्ष होता है, न कि केंद्रीय वित्त मंत्री। तो इस प्रकार इसमें जो सी ऑप्शन है ये भी गलत हो जाएगा। तो देख सकते हैं इसमें ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि यदि सरकार द्वारा कोई वस्तु जनता को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है तो, और इसमें विकल्प दिया हुआ है तो विकल्प लागत शून्य होती है। और बी कह रहा है कि विकल्प लागत की उपेक्षा की जाती है। सी है विकल्प लागत उत्पादन के उपभोक्ता से कर देने वाली जनता को अंतरित दिया जाता है। और डी है विकल्प लागत को उत्पाद के उपभोक्ता के शासन को अंतरित कर दिया जाता है। और इसमें जो ऑप्शन है सही वो देखेंगे ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें ये कह रहा है कि यदि सरकार कोई निःशुल्क उपलब्ध कराती है कोई वस्तु तो उसके लिए भुगतान की गई राशि जो है
वो सरकार के द्वारा वहन की जाती है, जो बदले में कर प्राप्ति से होने वाली कमाई पर निर्भर करती है। तो वही ये कह रहा है कि विकल्प लागत जो है, वो उत्पाद के उपभोक्ता से कर देने वाली जनता को अंतरित दिया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि प्रायः समाचारों में उल्लेखित किया जाने वाला लोकतंत्र सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन देखेंगे, ए है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, बी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, सी है एमनेस्टी इंटरनेशनल और डी है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो देखेंगे लोकतंत्र सूचकांक जो है ये इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है और ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। और ये जो है कि वैश्विक सूचकांक 165 स्वतंत्र देशों और 2 टेरिटरीज़ में लोकतंत्र की मौजूदा स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए इसको जारी किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।